स्टूडेंट्स, आज हम अपना लेक्चर जो लास्ट टाइम मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स का कर रहे थे उसको हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जिसमें हम बेसिक डेफिनेशन सीख रहे थे मैट्रिसेस की। अब उसके साथ हम बेसिक डेफिनेशंस को लेके आगे चलेंगे और एक्सरसाइज 3.1 में जो कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं जी अपने बोर्ड की तरफ ताकि अपना लेक्चर हम कंटिन्यू कर सकें। ओके, तो बात हो रही थी स्केलर मैट्रिक्स की। डायगोनल मैट्रिक्स में स्केलर मैट्रिक्स जो होता है उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसके प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट्स सेम हो बट नॉट इक्वल्स टू 1, क्योंकि 1 होगा तो आइडेंटिटी हो जाएगा। प्रिंसिपल डायगोनल में अगर सेम एलिमेंट्स हों बट नॉट इक्वल टू 1 तो उसको हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ओके, स्केलर मैट्रिक्स के बाद हमारे पास आता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जब लेते हैं हम, मिसाल के तौर पर इसका ट्रांसपोज ऊपर स्मॉल टी लिख देते हैं उसके ऊपर पावर में। तो ट्रांसपोज ये होता है कि हम मैट्रिक्स की रोज़ को कॉलम्स में लिख देने का नाम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है, या रोज़ को कॉलम में लिख लो या कॉलम को रोज़ में लिखने का नाम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है। इसके बाद आता है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स हम उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें सारी एंट्रीज ज़ीरो होती हैं। ये इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का कोई ऐसा सीन नहीं है। ये देखें, मिसाल के तौर पे ये है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तब भी नल है, ये अगर स्क्वायर है तब भी नल है। बस इसमें ये होता है कि सारी एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद इक्वल मैट्रिसेस की बात आ जाती है। इक्वल मैट्रिसेस एक, दो या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस को इक्वल कहते हैं। मिसाल के तौर पे ये दो मैट्रिक्स मैंने लिखे हैं, ये है एक, सब में 1 2 3 4 ही है, ऑर्डर भी सेम है, मगर इक्वल मैट्रिसेस वो होते हैं जिसमें ऑर्डर तो सेम हो, ठीक है जी, ऑर्डर भी सेम हो, उनके एलिमेंट्स भी सेम हो और उनकी एलिमेंट्स की पोजीशन भी सेम हो। जैसे कि ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 1 2 3 4, मगर यहाँ पे 1 2 इधर है, तो ये 1 इसके इक्वल है, 2 इस 2 के इक्वल है, 3 इस 3 के इक्वल है, 4 इस 4 के इक्वल है। जबकि ये 1 तो इक्वल है मगर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। तो चूँकि इन दोनों के एलिमेंट्स की पोजीशन इक्वल नहीं है इसलिए ये इक्वल नहीं है, बट ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल मैट्रिक्स कहलाएंगे। ठीक है जी, तो अब हम बेसिक डेफिनेशंस के बाद आगे चलते हैं अपने एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करने के लिए। तो ये है क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज 3.1 का, जिसमें उसने बोला है कि अगर आपके पास ए मैट्रिक्स की ये वैल्यू हो तो आपने ये प्रूव करना है कि ए की पावर 4 I2 के इक्वल है। यहाँ पे हम ए की पावर 4 फाइंड करने जा रहे हैं, जिसका मतलब तो अगर हम दूसरे लफ्ज़ों में देखें तो ए को 4 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करने से A4 आएगा। मगर हम ऐसे करेंगे कि ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ए की पावर 4 तब भी आ जाएगा। अब यहाँ पे ये है कि ए स्क्वायर का मतलब ए को ए से मल्टीप्लाई करना है, तो ए स्क्वायर ए को ए से जब मल्टीप्लाई करेंगे कैसे करते हैं, तो इस क्वेश्चन में हम ये भी सीखेंगे कि दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो देखिएगा, रो इनटू कॉलम, पहली बात जो ज़रूरी होती है दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने की
वो ये है कि दो मैट्रिसेस कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन इफ़ द नंबर ऑफ कॉलम्स column of matrix A becomes equal to number of rows of the matrix B के पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स के रोज़ की तादाद जब इक्वल होती है तो इसको हम कहते हैं कि फिर ये दो मैट्रिसेस आपस में कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन होते हैं। तो यहाँ पे हम चूँकि A को A से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसमें हमें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, मगर फिर भी बेसिक हमें पता होना चाहिए रूल मल्टीप्लिकेशन का क्या है। तो अब हम ये देखते हैं कि मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे करें। दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के लिए जो अहम चीज़ है वो ये है कि पहले मैट्रिक्स की रोज़ दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई होंगे। मल्टीप्लाई का रूल ये है कि पहले मैट्रिक्स की रोज़ को दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे? ये पहली रो है, इस पहली कॉलम से मल्टीप्लाई होगी कैसे? एयोटा से किया एयोटा स्क्वायर प्लस 0 को 1 से किया 0। ये पहली रो पहला कॉलम आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं। अब यही रो सेकंड कॉलम से भी इसी पैटर्न से मल्टीप्लाई होगी कि पहला एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा 0 प्लस अब इस रो का दूसरा एलिमेंट इस कॉलम के दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर ये वाली रो इस कॉलम से एयोटा 1 को इससे मल्टीप्लाई किया और माइनस एयोटा को इससे किया तो माइनस एयोटा, फिर इस रो को इस कॉलम से और ये एयोटा स्क्वायर आ गया। जैसे कि इसमें एयोटा स्क्वायर आ चुका है तो एयोटा स्क्वायर हमें पता है, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के टॉपिक में ये इमेजिनरी नंबर के बारे में पढ़ा था कि एयोटा स्क्वायर जो है -1 के इक्वल होता है। ये कट गया 0 हो गया और ये -1। ये हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है। चूँकि हमने फाइंड क्या करना है a की पावर 4, तो हमने ये सीखा है कि a की पावर 4 कैसे आ सकता है? ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने से। तो ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से कैसे मल्टीप्लाई करना है? ये भी उसी तरीके से मल्टीप्लाई करना है आपने, रो इंटू कॉलम। -1 को -1 से किया तो 1 प्लस 0 को 0 से, फिर 0 प्लस 0 हो जाना है और ये तो यहाँ पे हम कह देते हैं कि A4 की जो वैल्यू हमारे पास आई है 1 0 0 1 है, जिसे हम सिंपली I2 के इक्वल लिख सकते हैं। तो दैट्स दी आंसर जो हमने प्रूव करना था। ठीक है, नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को हमने जो सॉल्व करना है ये हमने करना है इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन से, कि जब दो मैट्रिक्स इक्वल हों तो उसकी रोज़ कॉलम और उसका ऑर्डर भी सेम होता है। तो लिहाजा भी हमने इसको डेफिनेशन में भी पढ़ा। x+3 को y के इक्वल रख लेंगे, 1 1 के इक्वल है, -3 -3 और 3y - 4 को 2x के इक्वल रख लेंगे। इस क्वेश्चन में इस पार्ट में हमने इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। साइमल्टेनियसली ये y की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। ये आ गया 3x, 2x को भी उठा के ले आए, 3x - 2x क्या रह जाएगा जी x, और +9 - 4 +5, तो x की वैल्यू हमारे पास है -5 आ गई। तो ये x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे इसे इक्वेशन नंबर 1 कह लें आप, तो फिर बेटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या बन जाती है फिर? y = -5 + 3, तो जिसे y की वैल्यू भी हमारे पास आ जाती है -2।
तो इसी क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो भी इक्वल मैट्रिसेस की मदद से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये भी इक्वल मैट्रिसेस का ही है क्वेश्चन, मगर इसमें पहले हम 2 को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसमें भी हमने एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 2 चूँकि स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है मैट्रिक्स के साथ, तो जब कोई स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा होता है मैट्रिक्स के साथ तो उसको हम सभी एंट्रीज़ के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 1 2, 2x 2y 0 4 -2 इज इक्वल टू, तो अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को पहले प्लस कर लेंगे। प्लस मैट्रिसेस को यहाँ पे हम ये भी सीख लेते हैं साथ ही कि 2 मैट्रिसेस को प्लस या माइनस एक ही तरीके से करना है। वो क्या, पोजीशन वाइज, यानी कि ये 2 इस 2 से प्लस हो जाएगा, ये 0 2x में प्लस हो जाएगा, ये x, इसी तरीके से 1 + 0 y + 4 और 3 प्लस -2 हो जाएगा। टू + 2 4, 2x 1 1। तो यहाँ पे वही बात आ गई इक्वल मैट्रिसेस की। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये 2x को हम -2 के इक्वल रख लेंगे, तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ गई। और y + 4 को 6 के इक्वल रख लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू 2 आ गई। अगर हम चाहें तो इसको 3 के इक्वल रख के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि ये x की वैल्यू वहाँ पुट कर लें, मगर थोड़ा लेंथी हो जाएगा, मगर ठीक है यही देखिएगा। यानी कि अगर हम x + 2y को 3 के इक्वल रख लें, ये x की वैल्यू जो आपने पहले निकाली थी वो यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी हमें। अगर हम ऐसे निकालेंगे तो भी y की वैल्यू हमारे पास देखें 2 ही निकलेगी। यानी कि ये कोई ऐसा नहीं है लॉजिक कि उसी को इक्वल रखना है सिर्फ, फिर ही निकल सकती है वैल्यू। इन दोनों को भी इक्वल रख के हम अपनी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जी नेक्स्ट 8 है और 9 है, ये दोनों सेम क्वेश्चंस हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 9 कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में उसने बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, सॉरी ये स्मॉल a और स्मॉल b की वैल्यू फाइंड करनी है हमने। तो इसके लिए उसने हमें एक a मैट्रिक्स दिया है और एक a² मैट्रिक्स दिया है। तो हम ऐसे करेंगे कि इस a मैट्रिक्स से a² फाइंड कर लेंगे। वो हमें पता है, हमने आज का जो एक्सरसाइज 3.1 का पहला ही क्वेश्चन किया है उसमें हमने a² फाइंड करना सीखा है। वो कैसे करते हैं a², a को a से मल्टीप्लाई करके, वेरी सिंपल। और मल्टीप्लाई करना तो उसी तरीके से ही है, 2 मैट्रिसेस को रो इनटू कॉलम। तो ये क्या आ जाएगा, 1 - a -1 - b a + ab -a + b²। तो ये हमने a मैट्रिक्स को a के से साथ ही मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये हमारे पास a² आ चुका है। अब ये a² और इस a² को हम कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर का मतलब दोनों को इक्वल मैट्रिसेस की मदद से ही सॉल्व कर लेंगे। तो इसको हमने इक्वल रख लिया। तो कैसे इक्वल रख लेंगे, इसको इसके इक्वल रख लिया और इसको इसके इक्वल। तो यहाँ से a की वैल्यू निकल आएगी, 1 को इधर ले जाएं, a को जैसे मर्ज़ी, तो a की वैल्यू आपके पास 0 आ जानी है हर लिहाज से। तो यहाँ पे b को उधर ले जाओ, तो b की वैल्यू आपके पास -1 आ जानी है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 12। तो इसमें उसने बोला कि फाइंड द मैट्रिक्स एक्स। ये मैट्रिक्स एक्स जो हमने फाइंड करना है यहाँ पे, क्योंकि हमने मैट्रिक्स फाइंड करना है तो इसको हम इसके लिए हमें एक छोटी सारी डेफिनेशन है इन्वर्स मैट्रिक्स की। इन्वर्स मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है वो ये है कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करने का फार्मूला होता है 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ a। ठीक है, इस डेफिनेशन के तहत हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसको इक्वल मैट्रिसेस की हेल्प से भी कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस में चला जाता है। तो इन्वर्स में ये है कि एक ही फार्मूला लगना है और उसी पैटर्न को हमने सॉल्व कर लेना है। मैट्रिसेस में एक ये भी बात याद रखनी है आप लोगों ने, इन जनरल केस ए बी और बी ए, यानी कि a इंटू बी इज़ नॉट इक्वल्स टू b इंटू ए होता है। इन जनरल का मतलब ये होता है कि किसी केस में ये इक्वल भी हो सकते हैं। तो इन जनरल मतलब ज़्यादातर तो ये इक्वल नहीं होते, आम तौर पे ये इक्वल नहीं होते, मगर वो स्पेशल केस है, यानी कि जिसे हम कहते हैं पर्टिकुलर केस में वो इक्वल हो सकते भी हैं। तो पर्टिकुलर केस की हम यहाँ पे डिस्कशन नहीं कर रहे। तो इसे हम कहते हैं कि मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। डज नॉट होल्ड इन जनरल इन मैट्रिसेस ए बी नॉट इक्वल्स टू बी ए, सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड। ठीक है जी, तो वो बताने का मकसद अब यहाँ पे आपको पता चलेगा। इस क्वेश्चन को हम यूँ करेंगे, इसको ए का नाम रख देना है और इसको बी का नाम रख देना है, यानी कि ये ए मैट्रिक्स हो गया और ये बी मैट्रिक्स हो गया। अब यहाँ से हमने ए को हम यहाँ पे एक शॉर्ट स्टेप करने लगे हैं। उसके लिए आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी हम मैट्रिक्स को इक्वल के उधर लेके जाते हैं तो वो उधर जाके इन्वर्स होता है, ना कि डिवाइड होता है, क्योंकि मैट्रिक्स एक वेक्टर है और वेक्टर डिवाइड नहीं होते, इन्वर्स होते हैं, यानी कि ये उधर जाके इन्वर्स होगा। अब ये है कि जो यहाँ पे स्टूडेंट्स पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मिस्टेक करते हैं वो ये है कि अगर यहाँ पे लिखा है ए को तो वो उसको यूँ लिख देते हैं, क्योंकि मैं अभी बता रहा हूँ कि इन जनरल केस मैट्रिसेस में ए बी ए के इक्वल नहीं होता। तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है आपने कि जब आप ए को एक्स की राइट साइड से उठा रहे हो तो उधर जाके इन्वर्स बी की राइट साइड पे लिखना है आप। ठीक है, अगर यूँ होता मिसाल के तौर पे ए एक्स इज इक्वल टू बी, तो आप एक्स मैट्रिक्स फाइंड कर रहे हैं तो फिर ए ने उधर जाना है, इन्वर्स होना है, और वो फिर ए इन्वर्स बी बनना है। क्यों? क्योंकि यहाँ से आप ए को एक्स की लेफ़्ट साइड से उठा रहे हैं, और ये करने का जो असल मकसद है वो यही है कि मैट्रिसेस में ए बी और बी ए इक्वल नहीं होता, इसलिए हम इसको ये नहीं लिख सकते और इसको ये नहीं लिख सकते। तो इसी चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करते हुए b इंटू ए इन्वर्स करेंगे। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ क्यों करेंगे, क्योंकि a जो है x की राइट साइड पे है, उधर जाके इन्वर्स होगा तो b की भी राइट साइड पे ही लगेगा। ओके, अब ये b मैट्रिक्स आपके पास मौजूद है, a इन्वर्स हमें चाहिए, तो a इन्वर्स फाइंड करने का यहाँ पे मैंने फार्मूला लिख दिया था, जिसमें हमें चाहिए a का डिटर्मिनेंट और a का एडजॉइंट। इस a का डिटर्मिनेंट ये है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इसके साथ, डिटर्मिनेंट में 5 1 ज़ा 5 प्लस 4, तो ए डिटर्मिनेंट का आंसर नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। इसे हम बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है।
ये आगे चल के हम सिंगुलर मैट्रिक्स को डिस्कस कर लेंगे, जहाँ पे हमने डिटर्मिनेंट पढ़ना है डिटेल से। तो फ़िलहाल अभी यहाँ पे आपने याद रखना है कि हमेशा जो इन्वर्स है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो आगे क्या करना है हमें ए डिटर्मिनेंट चाहिए और दूसरा एडजॉइंट ए चाहिए। एडजॉइंट ए, ठीक है जी। तो एडजॉइंट ए कैसे फाइंड करते हैं हम? एडजॉइंट ए के लिए इस दोनों की प्लेस चेंज करते हैं, यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल में जो एलिमेंट्स हैं उन दोनों को रीप्लेस कर देते हैं, इसको इधर और इसको इधर, और जो सेकेंडरी डायगोनल है उसमें एलिमेंट्स के साइन चेंज कर दें। ये +2 है, ये हो जाएगा -2 और -2 हो जाएगा +2। तो इससे ये हमारे पास एडजॉइंट ए भी आ गया। तो लिहाजा ए इन्वर्स फाइंड कर लेंगे हम। तो ए इन्वर्स हमारे पास आ जाएगा 1/9 इंटू ये। तो ये बात आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये हमारे पास ए इन्वर्स की वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ पे हम b को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। x इज इक्वल टू b इंटू ए इन्वर्स। b की वैल्यू ये है हमारे पास, और ए इन्वर्स की वैल्यू हमारे पास आई है 1/9। तो 1/9 को हम शुरू में लिख लेते हैं, 1/9 इंटू ए इन्वर्स। ओके होगी बात। स्केलर को हम जहाँ मर्जी में लिख सकते हैं। मैट्रिसेस में होता है कि वो ए बी और बी ए इक्वल नहीं होते, तो ये स्केलर होता है जो बाहर वैल्यू 1 2 3 मल्टीप्लाई हो रही होती है, उसको हम जहाँ मर्जी लिख लें, उसका कोई इशू नहीं है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। रो इंटू कॉलम वो उसी तरीके से करना है, यानी कि 12 2 = 24 + 15 9 18 27। तो 1/9 का मतलब ये है कि 9 अंदर सबके साथ अब डिवाइड हो जाएगा। ये 1 आ गया, ये 3 आ गया, ये 2 आ गया और ये -1 आ गया। तो जिससे हमारे पास एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू आ चुकी है। इसमें इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ए इन्वर्स को हमने, और जो हमेशा के लिए आपने जो डेफिनेशन याद रखनी है कि जब भी किसी मैट्रिक्स को हम उठा के उधर लेके जाएंगे, तो अगर राइट साइड से उठा के उधर लेके जा रहे हैं तो उधर जाके भी राइट साइड पे उसके इन्वर्स पे लगेगा। तो ये था स्टूडेंट जी, आज हमारा 3.1 कंप्लीट हो गई है। बाकी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टिक करें। शुक्रिया।